Hello, my dear students. I welcome all of you here in this video series, and today I am going to discuss the पटवारी पेपर here, जो कि रिसेंटली रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था पटवारी पोस्ट के लिए। और इसमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी हमारी टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज की थी और ये पूछा था बहुत सारे क्वेरीज के बारे में पटवारी एग्ज़ाम के लिए, जो कि उर्दू एग्ज़ाम हुआ था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था वो ये था कि मैम रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन दोनों में अलग अलग कट ऑफ होगा। बिल्कुल आपको दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना है। रीडिंग सेक्शन में भी आपको मिनिमम मार्क्स ले आने हैं, और जो है राइटिंग सेक्शन जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसमें भी मिनिमम जो है मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए ले आने हैं। इसमें आपको दो को ऐड करके टोटल नहीं पहले दिखा जाएगा। पहले आपको सेक्शन ए में मिनिमम मार्क्स लाने हैं और सेक्शन बी में भी मिनिमम मार्क्स लाने हैं। वो आपके सिलेबस में लिखा है कितनी कितनी परसेंटेज है। ओपन मेट के लिए अलग है, उसमें भी कैटेगरी के लिए कम परसेंटेज रखी गई और ओपन मेट के लिए अलग जो है ज़्यादा परसेंटेज रखी गई है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, बेसिकली मैंने इससे पहले जब गाइड किया था उर्दू के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस पटवारी का एग्जाम था उस टाइम 100 मार्क्स थे। 100 मार्क्स का पेपर था और 2 घंटे का पेपर था। इस बार सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर था और 1 घंटे का पेपर था। और उस टाइम पे रीडिंग सेक्शन ए जो था उसमें 50 मार्क्स थे, लेकिन इस टाइम इसमें 50 मार्क्स नहीं थे, इसमें कम ही मार्क्स थे, 20 मार्क्स थे। और इसीलिए उस बार क्या हुआ था, OMR दिया गया था रीडिंग सेक्शन के लिए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग का भी बताया गया था अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करेंगे। लेकिन जो आपका सिलेबस है, आपके 2 बार आए थे सिलेबस, और एक वाली सिलेबस में लिखा भी था कि रीडिंग सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आप देखा जाएगा इसके बारे में। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उन्होंने जो है पैसेज में ऑलमोस्ट आउट ऑफ जो ये क्वेश्चंस है इसमें इन्होंने तकरीबन 70% किए हैं, अटैम्प्ट किए हैं और सही अटैम्प्ट किए हैं, तो बिल्कुल वो तो सेफर जोन में है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऐसे की, देखो आपको पैसेज में ना 20 क्वेश्चंस थे, है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से किया है। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि पहले आप ऐसे लिखना, उसके बाद खत लिखना और उसके बाद पैसेज करना, और जब टाइम मिले उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पे आना। ठीक है, तो वो एक टाइम मैनेजमेंट की आपका सिखाया था मैंने। तो अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे, इसमें जो ऐसे था, एक तो सेहतमंदी के लिए वर्जिश की अहमियत या सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश की अहमियत, और दूसरा माहौलियाती आलूदगी के बारे में लिखना था। इसमें 10 मार्क्स थे और 100 जो है अल्फाज पे मुश्तमिल ये जो मजमून है लिखना था। अगर आपने 10 लाइनें भी ली है, 10 सेंटेंसेस भी लिखे हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ्स लिख लेना, 2-4-5 सेंटेंसेस का। अगर हमने 10 लाइंस में लिखा है या 10 to 15 लाइंस में लिखा है, दैट इज़ एनफ, दैट इज़ सफिशेंट। लेकिन आपने अगर आसान अल्फाज में लिखा है वो भी अच्छा है, और ओवर राइटिंग भी नहीं करनी थी। और अगर आपने यही लिखना था कि माहौलियाती आलूदगी होती क्या है, हमारा माहौल अगर साफ़ रहेगा उससे हमारे क्या बेनिफिट्स है। अगर हम माहौलियाती आलूदगी की बात करेंगे, कितने किस्म की होती है, जैसे पानी की आलूदगी होती है, हवा की आलूदगी होती है, जो हमारे फ़िज़ा में आलूदगी होती है और किससे होती है, और हमारी जो है सेहत पे उसके क्या बुरे असरात होते हैं, छोटे बच्चों पे क्या बुरे असरात होते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या असरात होते हैं, यही इसमें लिखना था। अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वर्जिश की अहमियत की बात करेंगे, अहमियत हो गया इम्पॉर्टेंस, कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमें हेल्दी रहने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, कितनी ज़रूरी है। तो उसमें यही लिखना था कि एक्सरसाइज से क्या क्या होता है, कैसे हमारी जो है माइंड एट पीस रहता है, कैसे स्ट्रेस रिलीज होता है, कैसे हमारी बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और अच्छी सेहत से हमारे बाकी काम भी सही रहेंगे। तो यही 10-15 लाइंस में आपको लिखना था। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत गाइड किया था इन 2 टॉपिक्स के बारे में भी। अच्छा, अगर हम सबसे जो मेन क्वेश्चन था, हाँ मुझे बहुत सारी इसकी मैसेज आई थी, वो था खत के बेसिस पे, जो खत आपको आया था। बेसिकली यहाँ पे जो मेरी ओपिनियन ये रहेगी, इसमें बहुत डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ओपिनियन दी थी। मेरी ओपिनियन यहाँ पे ये रहेगी, जो खत नवीसी आपको, या अगर हम उर्दू में जो सिलेबस की बात करेंगे वो इंग्लिश में उन्होंने लिखा था लेटर राइटिंग, ठीक है, उसको हम खत नवीसी बोलते हैं। जो खत है ना उसके बहुत अकसाम होते हैं, बहुत किस्में होती हैं खत की, और उनमें से बहुत सारी किस्में आती है, जैसे कि खत, निजी खत होता है, या अगर हम बात करेंगे दरख्वास्त, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट किसी को करते हो ऑफिसर को, मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, ठीक है। या अगर हम बोलेंगे, इसका एक किस्म ये भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, दावतनामा।
अगर आप किसी को इनवाइट करते हो, इनविटेशन कार्ड भेजते हो, उसको हम दावतनामा बोलते हैं। ये भी खत का एक माना जाता है टाइप, ठीक है। उसके साथ साथ रसीद, जैसे आपको किसी चीज़ के लिए पैसे जमा करते हैं और वो जो रसीद आप बनाते हैं ना, रिसीट जिसको हम बोलते हैं उर्दू में रसीद, वो भी एक टाइप है इसका, और उसके भी जो सैम्पल्स अवेलेबल होते हैं। अब मुझे आप बताएं, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है दावतनामा लिखने हैं, क्या उसकी जगह वो खत लिखते हैं, क्या उसकी जगह वो एप्लीकेशन दरख्वास्त लिखते हैं? नहीं, वो सीधे आपको लिखते कि आप इस अपनी मासी को एक दावतनामा भेजिए, या अगर आपको रसीद लिखना होता तो वो क्या आप बोलते कि खत लिखो? नहीं, वो बोलते आपको कि एक रसीद लिखो। वैसे अगर दरख्वास्त होता, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम ये SHO को लिखना था, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे SHO को खत लिखे, तो ये क्या था? ये दरख्वास्त था। बट इन माय ओपिनियन अगर दरख्वास्त लिखना होता था, वो दरख्वास्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते, एप्लीकेशन के अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल करते, वो खत नहीं लिखते, तो खत होता है, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ऐसे बच्चे जो डिप्रेस हो रहे हैं कि मैम हमने उस फॉर्मेट में लिखा, इस फॉर्मेट में लिखा, ये जो फॉर्मेट होता है ना, इसके हाफ मार्क्स होते हैं। 10 में से अगर हम रखेंगे 4 मार्क्स रखेंगे कि यहाँ पे सलाम अस्सलाम वालेकुम लिखना था, यहाँ पे आदाब लिखना था, यहाँ पे डेट लिखना था, यहाँ पे जो है पता लिखना था। लेकिन जो बाकी मार्क्स हैं, अगर आपने बॉडी ठीक लिखी है तो फिर भी आपको हाफ मार्क्स आएंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ना, वो आराम से क्वालिफाई करेगा। अब अगर हम बात करेंगे, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अगर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए भी आपको दो, एक तो इंग्लिश टू उर्दू था और दूसरा उर्दू टू इंग्लिश था। इसमें बीच में या है, मतलब और, या तो वो करना है या तो ये करना है, ठीक है। अब देखो, आप मैंने आपको इससे पहले भी ये बोला कि अगर जो लाइन वहाँ पे लिखी है, अगर आप एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर पाते, कोई मसला नहीं है। और 2-3 बच्चों की सेम ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है, इसमें वेरी करती है ट्रांसलेशन। बट ओवरऑल जनरल आपकी वर्किंग नॉलेज चेक हो रही है, क्या आपको ओवरऑल नॉलेज है उर्दू की कि नहीं। कल को आपको कोई डॉक्यूमेंट आएगा, क्या आप पढ़ पा रहे हो। तो अगर आप एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, इट इज़ ओके, बट हाँ, लेकिन ठीक ठाक इन जनरल ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड आया था, ज़राअत ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें फसलें जो है उगाना और खुराक के लिए जानवरों की परवरिश शामिल है। किसान सख्त मेहनत करते हैं, खेतों की काश्त करते हैं। ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली किसान वर्ड तो हर एक ने सुना होगा, ठीक है। और ये तो सीधे पता चलता था ये किस रिलेटेड है। इवन अगर आप बराबर ट्रांसलेट भी नहीं करते थे, ये तो समझ ही है कि इंग्लिश में तो ज़्यादा ईजी होता आपके लिए लिखना कि एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है। हम वी ग्रो many crops and we rear cattle, ठीक है, कैटल रेयरिंग भी होती हैं। फॉर्मर डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू दिस, ठीक है। और जैसे मवेशियों की देखभाल करते हैं, आलमी खुराक पैदावार में हिस्सा डालते हैं, ठीक है। तो ये आराम से आप कर पाते। अब रही बात इंग्लिश टू उर्दू, ये कुछ बच्चों के लिए मुश्किल था, क्योंकि उनको चाहिए था प्रेफर करना उर्दू टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में लिखना तो ईजी था आपके लिए। अच्छा, तो इंग्लिश टू उर्दू अगर आपको करना था, उसमें टूरिज्म पे आया था। टूरिज्म इज एन एक्साइटिंग जर्नी दैट कनेक्ट्स पीपल टू न्यू प्लेस एंड कल्चर्स, है ना। तो अगर उर्दू लिखना आपको अच्छा आता था तो ऑब्वियसली आप ये भी लिख कर पाते अच्छे से। तो इन शॉर्ट मेरे बोलने का यही मतलब है कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो गुड, आप आराम से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये तो हो जाएगा आराम से क्वालिफाई। और अगर आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं भी किए हैं, लेकिन पैसेज में आपने ठीक ठाक 70% क्वेश्चन किए, तो वो तो हो गया। अगर आपने ऐसे 10 लाइन्स ठीक ठाक लिखी हैं तो उसमें भी आ जाएंगे मार्क्स। और खत अगर आपका गलत हुआ है, कोई पैटर्न या स्ट्रक्चर, कोई मसला नहीं। अगर बॉडी आपने सही लिखी है, फिर भी उसमें कुछ मार्क्स कुछ ना कुछ आ जाएंगे, क्योंकि जब आपका सिलेबस आया था उसमें लिखा है एग्जाम किसका होगा, वर्किंग नॉलेज का होता है। वर्किंग नॉलेज का मतलब होता है कि आपको नॉर्मली पढ़ना लिखना आना चाहिए, आपको कोई इसमें रिसर्च नहीं करनी थी, आपको कोई इसमें शेरो शायरी नहीं करनी थी, आपको इसमें कोई अपनी कुछ जहानत का अलग से इस्तेमाल नहीं करना था। आपको सिंपली कुछ मेन टॉपिक्स याद करके जाना था, उसी से ऑब्वियसली उससे एक ना एक ऐसे निकलता। खत भी लिख पाते, क्योंकि खत का क्या होता है, थोड़ा सा नाम ही चेंज करना होता है, बाकी बॉडी सेम रहती है। तो इंशाल्लाह इनको तो JKSSB वाले जो होते हैं उनको पेपर चेक करने पड़ेंगे उर्दू के, जो आपने लिखा है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा एक लाइव से ये एक फॉर्म भरने का, इस जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे, इंशाल्लाह आप सब लोग क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद उर्दू का एग्ज़ाम हो जाएगा, कौन सा वाला, जनरल स्टडीज़ वाला। जनरल स्टडीज़ उर्दू के लिए मैं पूरी सीरीज़ यहाँ पे MCQ के थ्रू आपको सारा सिलेबस कराऊंगी, और आपके जो लेक्चर्स है मेरे वो इसी यूट्यूब चैनल पे आएंगे।
जो MCQ सीरीज़ है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो पटवारी एग्ज़ाम में, वो मैं उस रिलेटेड मैं सब के जो है MCQs कराऊंगी। ख़ास तौर पे कि मेरा फोकस रहेगा इंग्लिश ग्रामर पे और कंप्यूटर्स पे, और जो किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस पार्ट हुआ उस पे। तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से कंपोनेंट की जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चाहे आपको कौन से कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आती है वो आप लिख लीजिए। और मेरी जो टेलीग्राम चैनल है मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। इंशाल्लाह आई एम वेरी सून आई एम गोइंग टू टेक लाइव सेशंस ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। और आप लोगों की जितनी भी क्वारीज होंगी मैं वो उनका आंसर करूंगी। और इंशाल्लाह स्टे इन टच एंड वी विल this go through this journey in a very good way और in a very एक प्रॉपर एक जो स्ट्रैटेजी है वो हम अपनाएंगे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर you people to guide you, to motivate you and to help you in those areas in which you are lacking. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.